हेलो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर द पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ओजोन। ओजोन पे कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन कि ओजोन को कैसे बनाया जाता है। तो ओजोन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वेरी सिंपल, ऑक्सीजन लेंगे और इसके अंदर से हम पास कर देंगे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्या पास करेंगे बच्चों? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो यहाँ पे ये हमारी बन जाएगी ओजोन। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई वी यूज द वर्ड साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि प्रिपरेशन ऑफ ओजोन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओजोन का बनना कैसी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। So to prevent its decomposition, we use silent electric discharge. आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको यहाँ पे। वी यूज साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ओजोन आपकी गैस की फॉर्म में भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है। अगर ये गैस की फॉर्म में है तो ये पेल ब्लू कलर की होती है, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। डार्क ब्लू कलर की होती है अगर ये लिक्विड की फॉर्म में है, और वायलेट ब्लैक कलर की होती है अगर ये सॉलिड की फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। आप लोग जानते हैं कि ओजोन इज नॉट स्टेबल। ओजोन जो है इट इज एन एलोटोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, एंड ओजोन स्टेबल नहीं होती, बहुत ही जल्दी ओजोन डिकम्पोज हो जाती है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, व्हाई ओजोन इज thermodynamically unstable. Why ozone is thermodynamically unstable? तो क्या आंसर होगा बच्चों इसका? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ओजोन का बनना कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। तो इसका डिकम्पोज होना कैसी प्रोसेस होगी, एक्सोथर्मिक। और आप लोग जानते हैं O3 टूट जाता है O2 प्लस O में। एंड यू नो वेरी वेल, अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसमें डेल्टा जी का साइन कैसा होगा? नेगेटिव। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होना चाहिए। अब डेल्टा जी का क्या फार्मूला होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ओजोन का टूटना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और आप लोगों को पता है कि अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो तो डेल्टा एच का साइन कैसा होता है? नेगेटिव। अब जब ओजोन डीकम्पोज हो गया तो व्हाट इज डेल्टा एस? डेल्टा एस इज एंट्रोपी। तो अगर ओजोन डीकम्पोज हो रहा है तो इसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? ऑफ कोर्स एंट्रोपी विल इंक्रीज। तो व्हाट विल बी द साइन ऑफ डेल्टा एस? पॉजिटिव। पॉजिटिव को अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव। सो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो इट्स दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, मींस ओजोन जो है बहुत ही जल्दी डीकम्पोज हो जाएगा। इसलिए ओजोन इज नॉट थर्मोडायनामिकली स्टेबल, इट इज अनस्टेबल। अब यहीं से आपके पास एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर। व्हाई व्हाई डज ओजोन एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसका खुद का रिडक्शन हो जाए। एंड व्हाट इज रिडक्शन? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी हमने देखा कि ओजोन स्टेबल नहीं है, O3 टूट जाता है O2 प्लस O में। तो O3 टूट गया आपका O2 प्लस O, तो ऑक्सीजन निकल गया, मीन्स इसका रिडक्शन हो गया। तो इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम यहाँ पे बहुत सिंपल सा लिखेंगे, बिकॉज ऑक्सीजन बिकॉज ओजोन बिकॉज
ओजोन लिबरेट्स nascent oxygen it acts as oxidizing agent। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो बच्चों यहाँ पे दो बहुत ही अच्छी रिएक्शन भी आती है। तो जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताता रहा हूँ कि जो रिएक्शन है पेपर में अगर आएंगी तो कैसे आएंगी, कंप्लीट दी रिएक्शन में। तो हमारे पास एक कंपाउंड है पीबीएस लेड सल्फाइड, हमने इसकी रिएक्शन करवा दी ओजोन से, तो क्या होगा, बहुत सिंपल है। आप जानते हैं कि O3 टूट जाएगा किस चीज में, O2 में, और पीबीएस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा PbSO4। इसको बैलेंस करना मत भूलिएगा बच्चों, तो बैलेंसिंग मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा बैलेंसिंग करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे एक और एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, हाउ इज O3 एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली। O3 की अमाउंट का पता आप कैसे लगाएंगे, आपके पास ओजोन है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, कितनी अमाउंट है, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी सिंपल। तो इसमें हम ओजोन की रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड से, तो ये बन जाता है आयोडीन में। तो ओजोन की हमने रिएक्शन करवाई, क्या बन गया, पोटेशियम आयोडाइड से, तो क्या बन गया, आयोडीन। अगर मुझे पता लग जाए कि कितनी आयोडीन निकली है तो मैं उससे कैलकुलेशन करके ओजोन का पता लगा सकता हूँ। तो अब मैं ये कैसे पता लगाऊं कितनी आयोडीन निकली है, तो इसके लिए हम इसकी टाइट्रेशन करवाएंगे सोडियम थायोसल्फेट से। किससे करवाएंगे बच्चों, सोडियम थायोसल्फेट। और जब हम सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन करवाएंगे, इसकी टाइट्रेशन करवाएंगे, तो उससे हमें कैलकुलेट हो जाएगी आयोडीन। और जब आयोडीन कैलकुलेट हो जाएगी तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हमारे पास ओजोन है। तो इसकी हम कैसे रिएक्शन करेंगे, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे पेपर में, व्हेन ओजोन ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड it liberates I2 which can be calculated by titrating with sodium thiosulfate. So this will be the answer of this question. Okay dear students, I think clear हो गया होगा। और यहाँ पे हम इसकी चाहे तो रिएक्शन भी लिख सकते हैं, तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, और जैसा कि आप जानते हैं मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि पेपर में जब आएगी तो कंप्लीट में आएगी। तो यहाँ पे एक रिएक्शन ये भी है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ओजोन, इसकी रिएक्शन करवा दी पोटेशियम आयोडाइड से, मींस आयोडाइड आयन से, प्लस वाटर। तो आप जानते हैं कि O3 किस चीज में बदल जाएगा, O2 में। I नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा, क्या बन जाएगा, I2 प्लस में OH नेगेटिव। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आयोडीन लिबरेट होगी, और फिर उस आयोडीन की सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन करके हम अमाउंट का पता लगा लेंगे कि कितनी ओजोन है हमारे पास। तो बच्चों देखो यहाँ पे रिएक्शन कितनी इजी है, जैसे कि पेपर में आएगी तो रिएक्टेंट आपको दिया होगा, आप लोग जानते हैं कि O3 किस चीज में बदल जाता है, O2 में। इसका रिडक्शन हो गया तो I नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बनेगा, I2 बनेगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिर आप लोग जानते हैं कि ओजोन की लेयर डिप्लीट हो रही है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा ये भी बनता है कि जो ओजोन की लेयर है उसमें डिप्लीशन क्यों हो रहा है। तो एक रीजन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ओजोन की डिप्लीशन क्यों हो रही है, फ्रियोन, किसकी वजह से, फ्रियोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये तो आप 9th और 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन की लेयर में डिप्लीशन हो रहा है। लेकिन इसके अलावा आपको एक चीज और पता होना चाहिए, जो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन है, ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन, इनसे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। उसकी वजह से भी ओजोन की लेयर में होल हो रहा है। तो NO प्लस O3 मिलके क्या बनता है, NO2 प्लस O2। तो इस तरह से जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये भी ओजोन की लेयर को डिप्लीट करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन से कौन सी गैस लिबरेट होती है जिसकी वजह से ओजोन की लेयर में डिप्लीशन हो रहा है।
तो आंसर होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके अलावा बेटा यहाँ पर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओजोन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओ डबल बॉन्ड ओ, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो ये हमारा ओजोन है यहाँ पर, और अगर हम इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, ओ डबल बॉन्ड ओ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसकी आइडेंटिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो आइडेंटिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के कारण दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है ओ बॉन्ड की वो सेम होती है। तो बच्चों ये सब था हमारा किसके बारे में, ओजोन के बारे में। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे 2-3 क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूं, व्हाई ओजोन इज थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल। सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाई ओजोन एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और थर्ड क्वेश्चन था हाउ वी कैन एस्टिमेटेड द ओजोन, ओजोन की अमाउंट का हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे हमने पढ़ा कि ओजोन की लेयर में डिप्लीशन क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे ये 4-5 क्वेश्चन ओजोन के ऊपर बनते हैं जो पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सल्फर। सल्फर की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो सल्फर है ये येलो कलर का सॉलिड होता है। कैसे कलर का होता है बच्चों, येलो कलर का। तो सल्फर इज येलो सॉलिड। और अगर हम बात करें एलोट्रोपिक फॉर्म की, तो सल्फर की दो एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, एक रोम्बिक सल्फर और दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। इसके अलावा आप एक चीज और जानते हैं बेटा कि जो सल्फर है, सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता है, S8 की फॉर्म में। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं S8 की, मोस्टली सल्फर जो है, हालांकि कुछ कंपाउंड में सल्फर S6 की फॉर्म में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सल्फर S8, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ S8। आप देख सकते हैं कैसी नजर आ रही है आपको, क्राउन शेप। तो सल्फर की जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोला जाता है क्राउन शेप स्ट्रक्चर। तो ये सब था बेटा सल्फर के बारे में। इसके बाद में आज आपसे एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है हमारा। विच फॉर्म ऑफ सल्फर, विच फॉर्म ऑफ सल्फर shows paramagnetic behavior, which form of sulfur shows paramagnetic behavior। अच्छा बच्चों ये बताओ ये पैरामैग्नेटिक क्या होता है। तो पैरामैग्नेटिक हमने 11th में भी किया था, 12th में भी किया है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो देखो बच्चों आप लोग जानते हैं कि सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता है, S8 की फॉर्म में। लेकिन जब सल्फर S8 की फॉर्म में पाया जाता है इट इज सॉलिड, और इसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन हमारा, जो किस फॉर्म में पाया जाता है, गैस की फॉर्म में। तो एक बार जरा याद करो, 11th क्लास में आप लोगों ने मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था ऑक्सीजन का, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। तो वहां पे जब हम ऑक्सीजन का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के अंदर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन में क्या होते हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक होती है। अब इन द सेम वे सल्फर अगर वेपर फॉर्म में होगा, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में तो S8 की फॉर्म में रहता है, तो सल्फर इन वेपर फॉर्म, तो वेपर फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेगा ये, सल्फर इन वेपर फॉर्म विल एग्जिस्ट in the form of S2, sulfur in vapor form will exist in the form of S2 like O2। और फिर जब हम S2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो इसमें भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। hence hence it will contain two unpaired electron, in anti-bonding pi star orbital, and it will be paramagnetic।
तो बच्चों ये था आज ऑक्सीजन के बारे में और थोड़ा सा सल्फर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और H2SO4। मैं आपको बहुत बार बताता रहता हूं कि मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको इंटरेस्ट आए। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा करो बेटा, बहुत छोटी वीडियो होती है और बहुत ही मैंने इतना ही इसमें आपको बताया है कि जो आपको सीबीएसई एग्जाम के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए आपके लिए काफी है। तो बच्चों इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।